वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मोदी टी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रज असाइनमेंट में पेपर नंबर 4 का सेक्शन डी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम में इस तरह की ये एकमात्र चैनल है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये थेल्स का थियरम है और ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 99.99% पूछा जाएगा और अगर नहीं पूछा जाए तो मत लिखना, बराबर। तो हमारा ये प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा दो भुजा एबी और एसी को डी और ई में काटती है। अब ऐसा डी और ई ये दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो सिद्ध करो कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये इस तरह से दिया है। जनरली क्या पूछते हैं कि त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर अन्य भुजा अन्य दो भुजाओं को काटे तो वो जो काटे गए भाग है परस्पर समानुपाती होते हैं, ऐसा सिद्ध करो। यानी इस तरह से आपको स्पष्ट दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आकृति समझिए। त्रिभुज ABC, इसमें BC के समांतर है D और ये D AB को D में और AC को E में काटता है, बराबर। त्रिभुज ABC, इसमें ये जो D है ये BC के समांतर है और ये जो समांतर रेखा है AB को D में और AC को E में काटती है। आपको सिद्ध करना है AD अपॉन BD, BD लिखो या DB, दोनों एक ही है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके बाद हमने DC और BE की रचना की और इसके साथ साथ EM लंब AB, EM लंब AB, जो EM है ये AB पे लंब है। इसी तरह DM लंब AC, इसकी रचना की, बराबर। EM लंब AB और DM लंब AC, इसकी हमने रचना की। जो आप लिख रहे हो, जो बना रहे हो, उसको आपको लिखना है। बस जो कर रहे हो उसको गणित की भाषा में लिखना है। तो देखिए, त्रिभुज ABC में दिया गया, इसमें BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा AB और AC को D और E में काटती है और ये आपका साध्य है। साध्य यानी आपको क्या सिद्ध करना है वो मैंने बता दिया है, बराबर। फिर हमने क्या किया था, BE और CD को मिलाया, फिर DM लंब AC और EN लंब AB की रचना की। अब है त्रिभुज ADE। मैं फिर से आकृति ड्रॉ कर देता हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज ABC, B, हमने BC और BE को मिलाया, बराबर, और EN लंब AB और DN लंब AC की रचना की। ये इस पर लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, बराबर। अब हमने लिया त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, यहां ये त्रिभुज ADE बना देता हूं, ADE, और EN क्या है, इस पर लंब है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब, लंब कहो या ऊंचाई एक ही बात होती है। तो 1/2 आपका आधार है AD और लंब है EN, बराबर। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरा त्रिभुज। इसके बाद हमने लिया त्रिभुज BDE, ये वाला BDE, BDE अथवा DBE कहो। तो इसमें आधार होगा आपका BD और लंब होगा EN, BD गुणे EN, बराबर। फिर से देख लो, BDE, तो आपका आधार हुआ BD और लंब हुआ EN, बराबर। अब
ADE का क्षेत्रफल, अब दोबारा हमने ADE लिया, अब जो ADE है हम वो इस तरफ से लेंगे, ADE। अब DM जो लंब है उसको हम लेंगे, तो इस बार आपका आधार होगा AE और लंब होगा DM, AE गुणे DM, बराबर। एक तरफ हमने, तो एक बार जब हमने त्रिभुज ADE लिया था तो इस तरफ का आधार लिया था, और दोबारा त्रिभुज ADE लेंगे तो उस तरफ का आधार, बराबर। फिर उसके बाद लेंगे त्रिभुज DEC, DEC, तो इसमें आधार होगा EC और लंब होगा DM, बराबर। तो पहली कंडीशन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का, जो पहली कंडीशन थी, तो था AD अपॉन EN, और BDE का क्षेत्रफल BD अपॉन EN, EN से EN कैंसल, 1/2 से 1/2, क्या आया, AD अपॉन BD। फिर इसी तरह त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी ये वाला, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल यानी ये, तो देखिए यहां पे क्या होगा, 1/2 से 1 मिनट, अब 1/2 से 1/2 कैंसल, DM से DM कैंसल, क्या बचा, AE अपॉन EC। अब त्रिभुज BD और DEC, एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच में बने दो त्रिभुज हैं। देखो फिगर बना दूं मैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDE, BDE और DEC, दोनों का आधार एक ही है D, बराबर। और D और BC क्या है, समांतर रेखा है। तो हमको जो रिजल्ट्स हमको मिले थे उस पर से हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD हमने पहले साबित किया था, और AE अपॉन EC हमने लिया परिणाम नंबर 3 पर से। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सवाल को रटने से ही प्रमेय कभी नहीं आएगा, सो बेटर है उसका थियरम समझो, उसको लिखो। नेक्स्ट सम है, आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के लिए समरूपता के लिए कौन सी शर्त होगी, बराबर। तो देखिए कोण A, कोण A के समरूप है कोण P, B और Q, C और R, तो इसको बोलते हैं को कोण कोण कोण, कोण 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 की समरूपता इसको कहते हैं, याद रखना। अगला है त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज DEF के लिए समरूपता की कौन सी शर्त समान होगी। तो देखिए यहां पे ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है। अभी PQ अपॉन, देखिए PQ अपॉन D इज इक्वल टू 2.5/5, ये हो जाएगा 1/2, और QR अपॉन EF करो, ये हो जाएगा 3/6, ये भी हो जाएगा 1/2। तो इसको बोलते हैं भू, कोण और भुजा, भू को भू समरूपता इसको कहेंगे, बराबर। पहले में तीनों कोण समान थे तो को समरूपता, ये भुजा कोण भुजा। अगला सवाल, AD और AC का माप ज्ञात कीजिए। AD और AC, तो अभी जो थियरम हमने सिद्ध किया था उस पे से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बराबर। वंस अगेन AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD है हमारा, ज्ञात करना है AD, BD कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, और ये है 5.4।
अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, AD बराबर होगा 1.8, दशमलव हटा दे रहा हूँ मैं अभी से, इनका दशमलव हटाने के लिए 10 10 और इसका दशमलव हटाने के लिए 10, 18 तिया 54 बराबर, 10 से 10 गया, 3 से 72 को काटा तो हुआ 24, 24 तिया 72, यानी AD बराबर 24/10 यानी कि 2.4। ये AD आपका मिल गया 2.4। अब इसके बाद क्या निकालना है, AC। AC मतलब क्या हुआ, AE प्लस EC, AE और EC को जोड़ दो, AE और EC को जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा, AC, यानी 1.8 प्लस 5.4 7.2। आकृति देख कर ही ख्याल आ जाता। देखो पहले में मैंने कंडीशन लिखी थी को यानी कोण कोण कोण, उसी को कहते हैं एंगल 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 बराबर। और ये इसमें दिया SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भू को भू, अपने हिंदी वासी हैं इसलिए अपने हिंदी में लिखेंगे बराबर। ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिख सकते हो, और जो तुमको अच्छा लगे, मैं बताया वो ज़्यादा बेटर होगा। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उस सब चीज़ों का सॉल्यूशन है यहाँ पे। नेक्स्ट सम है हमारा दो क्रमिक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमिक धन पूर्णांक, तो मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या उसके क्रमिक है, क्रमिक है ना उसके तुरंत बाद आने वाली, तो दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 1। जैसे कि मान लो 5 है तो 5 के बाद की क्रमिक संख्या क्या होगी, 5 प्लस 1 यानी कि 6। इस तरह से गणित की भाषा में लिखना है हमको। अब कंडीशन क्या है कि इनके वर्गों का योग 365 है, यानी इनका वर्ग करके उसका योग करें तो हमको 365 मिलता है। यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365। देखो ये सवाल में तुमको बताएगा कि तुमको करना क्या है, पर तुमको इसकी भाषा समझनी होगी बराबर। इसमें तुमको बताया गया कि क्या करना है भाई, दो क्रमिक संख्या है उनका वर्ग करो उनका योग करो, वही हमने कर दिया है। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका विस्तरण होगा, पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर, पहला पद गुणे दूसरा पद एक्स इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 360। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से घट जाएगा 364। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा 182 182। अब 182 का फैक्टर करके आपको लाना है, यहाँ पे इसका माइनस आएगा और 1 लाना है। तो देखिए फैक्टर कैसे कर रहे हैं, 182, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 13 7 91 होता है। तो देखिए 13 और 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 182 होगा, और 14 में से 13 घटाया 1। जब फैक्टर ना करें तो इस तरह से हम उसके गुणनखंड कर लेंगे। तो 14 गुणे 13 182 होता है, और 14 में से 13 घटाया 1। घटा के ला रहे हैं क्योंकि अंतिम पद माइनस है, तो हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी, यानी x प्लस 14, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 14 अथवा x बराबर प्लस 13। अब हमको क्या बोला है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक बोला यानी x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है बराबर। धन पूर्णांक बोला है तो x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, ये हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है।
इसलिए x बराबर 13 होगा। और दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी कि 14। ओके, ये जो चीज है क्या संभव है क्या नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। इसी का सॉल्यूशन यहां पे डिटेल में दिया है जो मैंने आपको समझा दिया है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये जो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर इस तरह की थियरी नहीं लिखना है। ओके, किसी स्कूल के विद्यार्थियों की उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो, बराबर, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको समझिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। तो हमको टोटल 700 रुपये 7 इनाम देने हैं। पहले दिमाग में रखिए कितने इनाम देने हैं, 7। और हमारे जो इनाम है उसकी वैल्यू है 700 रुपये। तो पहला इनाम मान लिया कि x, दूसरा उससे 20 कम है यानी कि x माइनस 20। अगर ऐसा बोला था 20 ज्यादा है तो अपने क्या लिखते हैं, x प्लस 20, बराबर। फिर तीसरा और उससे 20 कम तो x माइनस 40, बराबर। और इसमें कुल 7 पुरस्कार इसलिए n बराबर 7। और हमारे जो AP है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके सभी पदों का योग भी कितना होगा, 700, क्योंकि हम 700 रुपए का इनाम दे रहे हैं। ओके, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बना, वो पुरस्कार कुल राशि होगी हमारी 700, A बराबर x, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, x माइनस 20, उसमें से पहला पद x घटा दिया तो x से x गया, क्या आया, माइनस 20। ओके, अब देखिए कुल राशि है 700 यानी सभी पदों का योग है 700। तो हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। SN 700 है, n कुल 7 पद है तो 7/2, 2 इंटू A, 2 इंटू पहला पद x, n माइनस 1 7 माइनस 1, डिफरेंस कितना है आपका, माइनस 20। तो देखो 700, ये 7/2 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2/7 से इसको कैंसिल किया 100, 100 गुणे 2 200। अब ये 2x 7 में से गया 6 और 20 छिंग 120, माइनस 120 को आप पक्षांतर करेंगे प्लस, अब 2 कहाँ जाएगा इसके, तो x बराबर 160, यानी पहला पद आया हमारा 160, दूसरा पद इससे 20 कम, तीसरा पद इससे भी 20 कम। ओके, इस तरह से हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बराबर। ये सातों रकम इतना डिटेल में ना लिख के आप 20-20 कम करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में हुए भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी हमको मध्य ज्ञात करना है, बराबर। तो अब यहां पे हम गणना कर रहे हैं, ये पूरा डेटा हम नीचे कोष्टक में लिख रहे हैं। देखो ये हमारा डेटा दिया था, पहला वर्ग है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही। मध्य कीमत कैसे निकालते हैं, मध्य कीमत बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मध्य कीमत होगी 100 प्लस 150/2, 250/2 यानी कि 125, बराबर। फिर इसके बाद हम दोबारा मध्य कीमत निकालने नहीं बैठेंगे, हम निकालेंगे वर्ग लंबाई।
वर्ग लंबाई यानी कि h कितने का डिफरेंस है? देखो 150 में से 100 घटाया 50, 200 में से 150 घटाया 50, 250 में से 200 घटाया 50, 50 का डिफरेंस है, यानी कि h बराबर 50। अब इन सब में 50 50 जोड़ते जाएंगे। 125 में 50 जोड़ा 175, उसमें 50 जोड़ा 225, 225 में 50 जोड़ा 275, उसमें 50 जोड़ा 325, बराबर। फिर इसके बाद जो बीच वाली जो हमारी मध्य कीमत है उसको लिया ए का मतलब होता है माना हुआ मध्यक, ए यानी माना हुआ मध्यक, बराबर। ये भी चीजें याद रखिएगा। तो जो जिसको ए माना उसके सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। यहां पे मैं ये जो गणना दिखाई ये समझाने के लिए, ये आपको दर्शाना नहीं है। डायरेक्ट जिसको तुमने ए माना उसके सामने 0, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। अब है ये FI UI यानी FI और UI को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 -8, बराबर। 5 एकम 5 -5, 12 गुणे 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब सिग्मा FI UI कैसे निकला? 8 और 5 -13, और ये 2 और 4 6, क्या आया? ये आया -7। ओके। अब इसके बाद हमको निकालना है इसका मीडियन यानी कि मध्यक। अब मध्यक कैसे निकालते हैं वो देखो। हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI इंटू h अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI यानी कुल आवृत्ति। तो a हमारा है 225, सिग्मा FI UI -7, h है हमारा 50, सिग्मा FI 25, बराबर। तो 25 दूनी 225, यहां इन दोनों का गुणा होगा, 7 दूनी, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 200। ये हमारा क्लियर। सूत्र की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, जो समझ नहीं पाया है वो बहुत ही पछताया है, इसलिए सूत्र याद करो। चलो इसमें हमको निकालना है माध्यक। माध्यक यानी इसको मध्यस्थ भी बोलते हैं, मीडियन। तो देखो ये हमको डेटा दिया है, ये भार है, ये आवृत्ति है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं वो देखो। संचयी आवृत्ति यानी आवृत्तियों का योग। ये सब गणना तुमको नहीं दिखानी है। देखो 2 और 2 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। ये गणना दिखानी जरूरी नहीं है, दर्शाना ही नहीं, टाइम अपने बिगाड़ना नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहला सूत्र आता है ये वाला, m बराबर n/2 पद। तो n कितना है तुम्हारा? 30, 30/2 यानी कि 15। अब इसका क्या कर रहे हैं वो देखो। 15वां पद, तो देखिए 15वां पद 13 और 19 के बीच में। 15वां पद जो है वो 13 से बड़ा है, 19 से छोटा है, यानी उसके बीच में है। तो इस तरह से बना लो। तो ये हो जाएगा आपका L लोअर लिमिट, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा CF, बराबर। किस तरह से निकाला उसको दिमाग में रखना। ये हो जाएगा लोअर लिमिट, माध्यक वर्ग की अधः सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ऑफ द मीडियन। तो अभी हमारा सूत्र है, L है आपका 55, n/2 आया था 15, CF है 13/6 × 5। अब देखिए 15 में से 13 घटाया 2, 2 3 6, 3 से 5 में भाग दोगे तो आएगा 1.67, और इनका योग करोगे तो आएगा 56.67। ये हुआ हमारा माध्यक या मध्यस्थ
इसे माध्यिका भी कहते हैं। एक स्लेटी पासे और नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। उसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो, 13 हो, 12 हो, 12 से छोटी या उसके बराबर हो। बराबर। तो देखो, दो पासे फेंक रहे हैं हम, तो पासे के ऊपर हम जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं। बराबर। उनको हमने फेंका है पासों को, तो उसके रिजल्ट कैसे लिखते हो देखिए। पहले पासे पे 1, दूसरे पे भी 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पासे पर 1, दूसरे पे 5, पहले पासे पर 1, दूसरे पे 6, पहले पासे पे 2, दूसरे पे 1, पहले पासे पे 2, दूसरे पे 2। इस तरह से टोटल 36 रिजल्ट मिलेंगे। पासे को एक बार उछालोगे तो 6 की घात 1, 6 रिजल्ट मिलेंगे। 2 बार उछालोगे तो 6 की घात 2, 36 रिजल्ट मिलेंगे। 3 बार उछालोगे तो 6 की घात 3 यानी 216 रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, इसको भी दिमाग में रखिएगा। सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, सिक्का जब उछाला जाता है तो सिक्के के ऊपर 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो एक बार उछालोगे तो 2 रिजल्ट, 2 बार उछालोगे तो 3 बार उछालोगे तो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और सिक्के को 4 बार उछालोगे तो 16 रिजल्ट हमको मिलेंगे। ओके, ये चीज भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है और इस बार एग्जाम में जरूर आएगी। तो टोटल हमको कितने मिले? 36 रिजल्ट। पहला घटना है कि संख्याओं का योग 8 हो। बराबर। तो देखो, 2 और 6 8, 3 और 5 4 और 4, 5 और 3 6 और 2, टोटल हमको 5 रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे 5 परिणाम ऐसे मिलेंगे जिसमें संख्याओं का योग 8 हो। तो जो घटना है वो लिख दी हमने। तो P ऑफ E बराबर M/N, P ऑफ E बराबर M/N। N यानी कुल परिणाम 36, और हमारे फेवरेबल परिणाम ये 5 थे, तो 5/36। बराबर। फिर है संख्याओं का योग 13 हो, तो ये है असंभव घटना। तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिलता होता है 6 और 6 12 होता है। यानी एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसमें पासे पर के अंकों का योग 13 हो, तो ये असंभव घटना है। तो उसके परिणाम आएंगे 0/36 यानी 0। जो असंभव घटना होती है उसकी संभावना आती है 0। इसको भी दिमाग में रखना। अगला था हमारा परिणाम 12 या उससे कम आवे। पासे पर के अंकों का योग 12 या उससे कम आए, तो इसमें सारे रिजल्ट जो है हमारे 36 के 36 परिणाम आ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी परिणाम 12 से अधिक नहीं है। तो 12 या उससे कम यानी 36 के 36 रिजल्ट इसमें आ जा रहे हैं। तो हमारी संभावना होगी 36/36, यानी कि जिस संभावना की, जिस घटना की संभावना 1 आती है उसे बोलते हैं निश्चित घटना। ये भी याद रखना। बराबर। चलिए, अगला प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 पीले रंग के कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है, नीला है, पीले रंग का ना हो, सफेद रंग का हो। तो देखिए, पहले देखो, 3 नीले कंचे, 2 सफेद, 5 पीले, टोटल हुए 9 कंचे। टोटल 9 कंचे यानी कि n बराबर 9। बराबर। तो पहला है कंचा सफेद हो, तो n बराबर तो 9 है। सफेद रंग के कितने कंचे थे? 2, M/N यानी कि 2/9। दूसरा है कंचा नीला हो। कंचा नीला हो तो P ऑफ B बराबर M/N। नीले रंग के 3 कंचे थे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 1/3। अगला है कंचा पीला ना हो। पीला ना हो यानी पीले के अलावा कोई भी हो, पीला नहीं होना चाहिए। तो पीले के अलावा बचते हैं नीले और सफेद। नीले और सफेद कितने हुए? 3 + 2 5। तो हमारी घटना की संभावना होगी 5/9। कंचा सफेद ना हो। सफेद ना हो, सफेद के अलावा कोई भी हो। तो सफेद के अलावा क्या बचते हैं? नीले और पीले। नीले 3 कंचे हैं, पीले 4 हैं,
तो 3 और 4 7/9। ओके, तो दोस्तों यहां हमारा सेक्शन डी पूरा होता। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।